वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 542 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 26 लेक्चर है। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है कॉन्फ्लिक्ट का। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक पार्टी ये परसीव करती है कि जो उसके इंटरेस्ट हैं वो दूसरी पार्टी या तो अपोज कर रही है, उसके मुखालिफ है, या फिर नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है दूसरी पार्टी उसके इंटरेस्ट को। उसके अलावा एक और डेफिनेशन दी गई है, अ प्रोसेस व्हिच बिगिंस व्हेन वन पार्टी परसीव दैट अदर इज फ्रस्ट्रेटेड और इज अबाउट टू फ्रस्ट्रेट सम कंसर्न ऑफ हिज और हर। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जो तब शुरू होता है जब एक पार्टी ये परसीव करती है कि दूसरी पार्टी या तो फ्रस्ट्रेटेड हुई हुई है या फिर वो उसको फ्रस्ट्रेटेड कर देगी, उसके कुछ कंसर्न को फ्रस्ट्रेट कर देगी। तो ये जो है डेफिनेशन है दूसरी। सो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो परसीव्ड किया जाता है, पार्टीज जो है वो परसीव करती हैं, और इसके अलावा पार्टीज एक दूसरे की अपोजिशन में होती हैं, एक दूसरे की मुखालफत में होती हैं, और एक एटलीस्ट एक पार्टी जो है वो ब्लॉक करती है दूसरी पार्टी की गोल अटेनमेंट, यानी कि गोल के मुखालिफ आ जाती है एक पार्टी दूसरी पार्टी के। और गोल्स जो है क्या हो सकते हैं? टेंजिबल भी हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। जैसे अब कुछ गोल्स का यहाँ दिखाया गया है कि मनी या तो हो सकता है, पैसे भी हो सकते हैं वो गोल, टास्क अचीवमेंट भी हो सकता है, टास्क को पूरा करना, और इसके अलावा हैप्पीनेस, किसी की जो खुशी है उसके मुखालिफ भी कोई दूसरी पार्टी आ सकती है। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। टास्क कॉन्फ्लिक्ट, अब जो टाइप्स हैं कॉन्फ्लिक्ट की उनमें टास्क कॉन्फ्लिक्ट है जो किसी भी टास्क के ऊपर हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर जो है वो कंटेंट या गोल्स जो होते हैं वर्क के, उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई भी तनाज़ा हो जाए। इसके अलावा रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट होता है जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर बेस करता है। और इसके अलावा प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, हाउ वर्क गेट डन, यानी किस तरीके से काम किया जाएगा, इस बात के ऊपर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है ऑफिस के अंदर, और इवन के हमारे यहाँ तो घरों में भी ऐसा होता है कि किस तरीके से काम किया जाएगा, इस पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, अब यहाँ फिर बताया जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है। कॉन्फ्लिक्ट वो कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी हो, गोल्स की, एटीट्यूड की, इमोशंस की या बिहेवियर की। इनकम्पैटिबिलिटी से मुराद ये, एक पार्टी का गोल कुछ और है, दूसरी पार्टी का कुछ और, एटीट्यूड दोनों के अलग, इमोशंस अलग, और बिहेवियर। उससे क्या होता है कि डिसएग्रीमेंट हो जाता है आपस में, पार्टीज या तो एक दूसरे से डिसएग्री करती हैं या फिर अपोजिशन हो जाती है उनकी, आपस में एक दूसरे से मुखालफत हो जाती है उनकी। और इसमें दो या दो से ज्यादा पार्टीज हो सकती हैं, दो भी पार्टीज हो सकती हैं या दो से ज्यादा पार्टीज भी हो सकती हैं। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, अब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फंक्शनल भी होता है, डिसफंक्शनल भी होता है। फंक्शनल जो होता है वो एक हेल्थी और कंस्ट्रक्टिव डिसएग्रीमेंट होता है। इससे क्या होता है कि पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, अच्छे नतीजे आते हैं फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट से। और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो अनहेल्थी एंड डिस्ट्रक्टिव डिसएग्रीमेंट होता है, दो या दो से ज्यादा से लोगों के दरमियान। इससे बहुत ही खराब नतीजे आते हैं और खतरनाक किस्म के नतीजे भी आ सकते हैं। लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अब कॉन्फ्लिक्ट के कुछ लेवल्स हैं और कुछ टाइप हैं। लेवल के हिसाब से टाइप्स हैं। लेवल अगर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है कॉन्फ्लिक्ट का, तो जो टाइप होगी कॉन्फ्लिक्ट की वो होगी विद इन एंड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, यानी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा है ग्रुप, जो उससे नीचे आता है। उसमें क्या होता है कि विद इन ग्रुप्स एंड बिटवीन, यानी ग्रुप्स के आपस में दरमियान, ग्रुपों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे या ग्रुप के अंदर। उसके अलावा फिर इंडिविजुअल लेवल का कॉन्फ्लिक्ट आता है कि इंडिविजुअल्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लोगों के दरमियान, एंड विद इन इंडिविजुअल्स भी हो सकता है। फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस, अब कौन कौन सी फॉर्म्स है कॉन्फ्लिक्ट की? इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान होता है, दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान। उसके बाद फिर इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो होता है इंटर ग्रुप और कॉन्फ्लिक्ट। फिर है इंटर पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ये वो कॉन्फ्लिक्ट होता है जो दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स के दरमियान होता है। उसके बाद आया था फिर इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ये वो कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि एक इंडिविजुअल के अंदर होता है, उसको हम इंट्रापर्सनल कहते हैं। और फिर इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। अब एक शख्स के पास कई सारे रोल्स हैं, तो उन रोल्स के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है उसको इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। उसके अलावा इंट्रा रोल भी होता है, ये तब होता है जब अकर्स विद इन अ सिंगल रोल, एक सिंगल रोल के अंदर होता है। किस तरीके से होता है कि जब
व्हेन अ पर्सन रिसीव्स कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस, जब उसको कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म के मैसेजेस रिसीव हो रहे होते हैं रोल सेंडर से, हाउ टू परफॉर्म अ सर्टेन रोल, एक रोल को किस तरीके से परफॉर्म करना है उसके बारे में उसको कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उसको इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। एंड द पर्सन रोल कॉन्फ्लिक्ट, पर्सन रोल कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि कुछ रोल ऐसे होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं एक पर्सन की पर्सनल वैल्यूज से, पर्सनल वैल्यूज के साथ अगर कोई रोल कॉन्फ्लिक्ट कर जाए तो उसको पर्सन रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, अब ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर डिफरेंट कल्चर कंट्रीज और बैकग्राउंड से लोग आगे एक ही जगह पे काम करते हैं, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो अब ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उससे क्या होता है इंक्रीज द पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट, जो पोटेंशियल होता है कॉन्फ्लिक्ट का उसमें इजाफा हो जाता है, यानी पॉसिबिलिटीज में, जरूरी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट लाजमी हो लेकिन पॉसिबिलिटीज में पोटेंशियल में इजाफा हो जाता है। सो द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस, अब आपके सामने कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस दिखाया जा रहा है, ये आपको डिफरेंट बुक में डिफरेंट मिलेगा, आपको एक समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे दिखाया जा रहा है ताकि आप समझ सकें इसको। सबसे पहले सोर्स होती है कॉन्फ्लिक्ट की, यानी कुछ रीजंस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, किसी भी रीजन के बगैर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई ना कोई रीजन होगा, कोई भी तरह का डिसएग्रीमेंट हो जाता है किसी भी बात पे, तो सोर्स होगी सबसे पहले, उसके बाद फिर कॉन्फ्लिक्ट की परसेप्शन होगा और साथ में इमोशंस भी होंगे, और उसके अलावा फिर मैनिफेस्ट होगा कॉन्फ्लिक्ट, और फिर आउटकम्स आएंगी कॉन्फ्लिक्ट की। अब आउटकम पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी। अब इसी प्रोसेस को 5 स्टेजेस में यहाँ दिखाया जा रहा है। सबसे पहली स्टेज होती है जिसमें वही बात कि कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, उसकी सोर्स होती है, रीजंस होती हैं, जैसे कम्युनिकेशन के अंदर कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है, स्ट्रक्चर है या फिर पर्सनल वेरिएबल्स, इन चीज़ों से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है। उसके बाद फिर परसीव्ड किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट को और फील किया जाता है स्टेज 2 के अंदर, जिसको कॉग्निशन एंड डिपर्सनलाइजेशन कहा जाता है। फिर उसके बाद स्टेज 3 में इंटेंशंस होती हैं कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल किया जाएगा, कॉम्पीटिंग की जाएगी, कोलैबोरेटिंग की जाएगी, कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, अवॉइड किया जाएगा या एकोमोडेटिंग किया जाएगा। फिर उसी इंटेंशन की बेस के ऊपर बिहेवियर आता है, पार्टीज बिहेवियर या फिर अदर्स रिएक्शन। और उसके बाद फाइनल स्टेज जो है वो बिहेवियर के बाद आउटकम्स आती हैं, या तो इंक्रीज्ड होगी ग्रुप परफॉर्मेंस या फिर डिक्रीज्ड होगी ग्रुप परफॉर्मेंस। आउटकम पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। सो पीपल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, अब लोगों के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है, उनकी नीड्स एंड वांट्स, लोगों की नीड्स क्या है, उनकी वांट्स क्या है, उनकी ज़रूरियात क्या हैं, उनकी वांट्स क्या है, ये चीज़ें, इनसे फ़र्क पड़ता है कॉन्फ्लिक्ट के डेवलपमेंट में। सेल्फ कॉन्सेप्ट उनका क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस उनका कैसा गुजरा है, और हेल्थ, हेल्थ से भी बहुत फ़र्क पड़ता है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, क्योंकि अगर कोई शख्स बीमार है तो जाहिर बात है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि फिजिकली जब कोई शख्स बीमार होता है तो जाहिर बात है फिर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, ऐसा पॉसिबिलिटीज आती हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं कई सारी। अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अब दूसरे भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बनता है। एक तरफ तो आपको फैक्टर्स बता दी गई, अब दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो हैं मैनेजमेंट कल्चर। अब मैनेजमेंट का कल्चर कैसा है, क्या मैनेजमेंट का कल्चर ही ऐसा है जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की वो, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, वेल स्ट्रक्चर्ड है नहीं है क्या है, एंड स्टेट ऑफ बिजनेस। इसके अलावा वेदर, अब ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ चीज़ें अच्छी चल रही हैं लेकिन अचानक से मौसम ख़राब हो जाता है, उससे भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो यहाँ पे तो रेन भी अगर अच्छी खासी हो जाए तो उससे भी काफ़ी एक तरह से जैसे नेचुरल डिजास्टर आ जाता है। तो रेन का होना भी यहाँ पे एक तरह का नेचुरल डिजास्टर है, तो उससे भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है। इस कॉन्फ्लिक्ट बैड, क्या कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बुरा है? ट्रेडिशनल व्यू के मुताबिक तो कॉन्फ्लिक्ट जो है जाहिर बात है बुरा ही समझा जाता है। ह्यूमन रिलेशंस के मुताबिक, इसके मुताबिक इसको अच्छा समझा जाता है, और इंट्रैक्शनिस्ट कहते हैं कि डिपेंड करता है, ये अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। सो ट्रांजिशंस इन कॉन्फ्लिक्ट थॉट में 3 तरह के व्यू आ गए, ट्रेडिशनल, इंट्रैक्शनिस्ट एंड द ह्यूमन रिलेशंस। ट्रेडिशनल व्यू के मुताबिक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बैड है, बुरा है, और इसको अवॉइड करना चाहिए। और ये क्यों होता है, ये रिजल्ट फ्रॉम द लैक ऑफ ओपननेस एंड ट्रस्ट, यानी कि ओपननेस की कमी होना, क्लोज होना, इन्वायरमेंट ऐसा है जो क्लोज है उस वजह से होता है, और ट्रस्ट की भी कमी होना है, लोगों को एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं है तो जाहिर बात है कॉन्फ्लिक्ट होगा।
और उसके अलावा ये मैनेजमेंट के फेलर का भी एविडेंस है कि मैनेजमेंट फेल हो गई है, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और उसके अलावा कॉमन सेंस व्यू यही है कि कॉन्फ्लिक्ट बुरी चीज़ है ट्रेडिशनल व्यू के मुताबिक। सो कॉन्फ्लिक्ट इज अ नेचुरल अकरेंस। नाउ द ह्यूमन रिलेशन व्यू, अब ह्यूमन रिलेशन व्यू के मुताबिक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नेचुरल चीज़ है, इसका होना एक नेचुरल सी बात है और हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इंट्रैक्शनिस्ट कहते हैं कि ये जो है ये व्यू है करंट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का। सो कॉन्फ्लिक्ट इनके मुताबिक जो है वो एनकरेज होना चाहिए और मैनेज भी होना चाहिए, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट हो लेकिन मैनेज होना चाहिए। और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ब्रिंग लाइफ, लाइफ लेकर आता है, क्रिएटिविटी लाता है और सिनर्जी, सिनर्जी का मतलब होता है 2+2 इज नॉट इक्वल्स टू 4, इट विल बी इक्वल्स टू 5 और मोर। यानी कि इसका मतलब है कि जब दो सपोज एक और एक दो लोग मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो वो दो लोगों का काम नहीं करेंगे, बल्कि वो 3 या 4 लोगों का काम करेंगे। इसको सिनर्जी कहा जाता है। जिस तरह कहा जाता है 1 और 1 11, तो वो सिनर्जी वाली ही चीज़ है कि जब दो लोग आपस में मिल रहे हैं तो वो 2 के बजाय 3 या 4 लोगों का काम करेंगे। सो इज कॉन्फ्लिक्ट गुड और बैड? सो फंक्शंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अब जो फंक्शंस हैं कॉन्फ्लिक्ट के, कॉन्फ्लिक्ट से फायदे भी होते हैं, कुछ फंक्शंस भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं, डिसफंक्शंस। सो सिनर्जी होती है, जैसे कि मैंने बताया, सिनर्जी आएगी कॉन्फ्लिक्ट से। जब दो लोग आपस में मिलेंगे तो दो और दो के बजाय वो 3 या 4 वाला काम। उसके अलावा प्रमोशन ऑफ चेंज, यानी चेंज को प्रमोट करता है, ये तब्दीली आती है इससे। और प्रमोट्स करता है ये गोल अचीवमेंट को, जो गोल को पूरा करना है वो भी, उसको भी प्रमोट करता है। और डिसफंक्शंस भी आते हैं, नुकसान भी इसके हैं। इससे टाइम और एनर्जी भी बर्बाद होती है। जब कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिसएग्रीमेंट होगा या अपोजिशन होगी तो उससे टाइम भी बर्बाद होगा, स्ट्रेस भी हो सकता है और जाहिर बात है डिट्रैक्ट फ्रॉम द गोल ऑफ द ग्रुप, जो गोल है उससे भी ध्यान हटा सकता है ये ग्रुप्स के। और उसके अलावा डिसफंक्शनल आउटकम्स भी अब यहाँ दिखाई जा रही हैं हमें कि ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट आउटकम, अब क्या क्या आउटकम्स आती हैं डिसफंक्शनल आउटकम्स में। वही बात आई कि डाइवर्ट्स एनर्जी एंड रिसोर्सेज, एनर्जी और रिसोर्सेज डाइवर्ट हो जाती हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स भी इससे इनकरेज होती है, पॉलिटिक्स लोग करना शुरू कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और स्टीरियोटाइपिंग में इजाफा होता है। नॉलेज मैनेजमेंट कमज़ोर हो जाती है, लेकिन पोटेंशियल बेनिफिट्स भी हैं। डिसीजन मेकिंग जो होती है वो इम्प्रूव होती है और जो टीम डायनेमिक्स हैं वो मजबूत होती है। सो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या क्या नताइज आते हैं? पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज एंड नेगेटिव। पॉजिटिव भी आते हैं नताइज और नेगेटिव भी। पॉजिटिव में क्या होता है, लीड्स टू न्यू आइडियाज, नए आइडियाज आते हैं। नेगेटिव में ये एनर्जी डाइवर्ट कर देता है वर्क से, काम से एनर्जी को हटा देता है। और पॉजिटिव में स्टिमुलेट करता है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी आती है। एंड नेगेटिव में थ्रेटन साइकोलॉजिकल वेलबींग, यानी नफ्सियाती तौर पे। और उसके अलावा पॉजिटिव में मोटिवेट करता है ये चेंज को, चेंज लेकर आता है, चेंज यानी कि तब्दीली। और फिर जो है नेगेटिव के अंदर वेस्ट रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वेस्ट होते हैं, जाहिर बात है लोगों का रिसोर्सेज कॉन्फ्लिक्ट पे लग जाता है गोल्स के बजाय। और पॉजिटिव में प्रमोट करता है ऑर्गेनाइजेशन की वाइटलिटी को और नेगेटिव में क्रिएट्स करता है एक नेगेटिव किस्म का एनवायरनमेंट, यानी एक एनवायरनमेंट जो है नेगेटिव किस्म का माहौल बन जाता है, एक ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें लोग नेगेटिव सोचते हैं एक दूसरे के बारे में। और पॉजिटिव में ये हेल्प करता है इंडिविजुअल और ग्रुप्स को एस्टेब्लिश आइडेंटिटीज। और नेगेटिव में ये है कि ब्रेक डाउन करता है ग्रुप कोहिजन, कोहिजन को तोड़ देता है ग्रुप्स की, लोग आपस में जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो वो चीज़ टूटती जाती है। और पॉजिटिव में सर्व एज अ सेफ्टी वेल्व टू इंडिकेट प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करने के लिए भी जाहिर बात है ये एक मदद करता है। और नेगेटिव का ये है कि इंक्रीज हॉस्टिलिटी एंड एग्रेसिव बिहेवियर, लोगों की एक दूसरे के खिलाफ जो मुखालफत बढ़ती जाती है इससे, ये भी एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है। सो सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अब क्या क्या सोर्सेस हैं इसमें? पहला है गोल इनकम्पैटिबिलिटी, यानी एक पार्टी का गोल दूसरी पार्टी के गोल की मुखालफत करे तो उसको गोल इनकम्पैटिबिलिटी कहेंगे। डिफरेंट वैल्यूज एंड बिलीव्स हैं, लोगों का यूनिक बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग की वजह से जाहिर बात है उससे भी कॉन्फ्लिक्ट आता है। कॉज बाय स्पेशलाइज्ड टास्क करियर एंड एक्सप्लेन्स मिसअंडरस्टैंडिंग इन क्रॉस कल्चरल एंड मर्जर रिलेशंस। उसके अलावा टास्क जो इंटरडिपेंडेंस है उससे भी आता है। अब 3 तरह की इंटरडिपेंडेंस होती है। एक तो पूल्ड, अब रिसोर्सेज को पूल कर लिया है। फॉर एग्जांपल जैसे लोग कहते हैं कि हम पैसे मिलाएंगे, और दोस्त आपस में या कोई भी फैमिली में लोग कहते हैं कि हम पैसे मिलाएंगे और फिर हम किसी दावत पे जाएंगे, किसी उस पे जाएंगे, दावत निकल गया सॉरी, किसी जगह जाके हम जो है वो खाएंगे खाना, किसी होटल पे जाके।
अब होता ये है कि पूल किए हुए रिसोर्सेज, लेकिन अब हुआ ये कि किसी ने पैसे कम दिए और उसने ज़्यादा चीज़ें खा ली, तो ये इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं कि उसने पैसे भी कम दिए और उसने ज़्यादा चीज़ खा ली। तो इस किस्म का जो है वो पूल्ड रिसोर्सेज से जो है कॉन्फ्लिक्ट आता है। इसके अलावा सिक्वेंशियल कॉन्फ्लिक्ट आता है। ए जो है बी पे डिपेंड करता है, बी और सी पे डिपेंड करता है। यानी कि ए काम पूरा करेगा तो फिर बी का काम शुरू होगा, सी काम, फिर बी काम पूरा करेगा तो सी करेगा। तो अगर ए ने काम पूरा नहीं किया तो फिर बी और सी वाले काम नहीं कर सकते। और इसी तरह से रेसिप्रोकल में भी होता है कि आपस में डिपेंडेंसी होती है ए की, बी की और सी की। सो स्केर्स रिसोर्सेज, अब स्केर्स रिसोर्सेज की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। लोग जो है वो रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करते हैं कि मुझे रिसोर्सेज मिले, और एम्बिग्यूटी भी होती है। यानी कि जो लैक ऑफ रूल्स गाइडिंग रिलेशंस एनकरेज पॉलिटिकल टैक्टिक्स, यानी क्लियरेंस नहीं होती उस वजह से। और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, लैक ऑफ एबिलिटी होती है और लैक ऑफ मोटिवेशन होने की वजह से। सो कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में हमारे पास वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि हायरार्किकल लेवल्स के दरमियान होता है। अब ये बॉस और सबऑर्डिनेट के दरमियान भी हो सकता है, वर्टिकल लेवल में ऊपर और नीचे के लेवल के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है जो सेम हायरार्किकल लेवल पे हो सकता है। एक मैनेजर का दूसरे मैनेजर से हो जाए, ये हो सकता है। एक कोवर्कर का दूसरे कोवर्कर से हो जाए, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कहलाते हैं, यानी एक ही लेवल के ऊपर होते हैं। और लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं जो लाइन और स्टाफ के दरमियान होते हैं। अब ये इसमें जो है डिसएग्रीमेंट होते हैं ओवर हु हैज अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर स्पेसिफिक मैटर, यानी किसके पास अथॉरिटी है या कंट्रोल है स्पेसिफिक मैटर के ऊपर। सो वैसे लाइन और स्टाफ को थोड़ा मैं बता दूं क्या होता है। लाइन वो होता है जो मेन काम जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है, वो लाइन से मुराद, यानी अब जैसे प्रोडक्शन हो रही है कहीं पे तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग हैं वो लाइन में होंगे। और स्टाफ वो होता है जो सपोर्ट करता है लाइन को, यानी जो मेन काम है उसको सपोर्ट करता है। जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो सपोर्ट करता है प्रोडक्शन को भी या फिर सेल्स को, जो मेन काम होते हैं उनको। सो हाउ कैन कॉन्फ्लिक्ट बी सक्सेसफुली मैनेज, किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो सक्सेसफुली मैनेज किया जा सकता है। द इशू ऑफ हु विंस, इसमें इशू ये होता है कि कौन जीतेगा। तो लॉस लॉस कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसमें दोनों पार्टीज लॉस करती हैं, किसी पार्टी को कुछ नहीं मिलता। उसके अलावा विन लॉस कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसमें एक पार्टी विन करती है, दूसरी पार्टी लॉस करती है। और तीसरा जो होता है वो सबसे अच्छी होती है सिचुएशन जिसमें विन विन कॉन्फ्लिक्ट होता है, दोनों पार्टीज विन करती हैं। सो लेट्स स्टॉप इट हियर। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।